हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। भारत में एक बहुत बड़ा सिस्टमिक चेंज आ सकता है और ये सिस्टमिक चेंज भारत की नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी के मेजर जनरल लेवल पे, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, चीफ के लेवल पे, सीडीएस के लेवल पे अचानक से एक आईपीएस ऑफिसर बैठ जाए? तो आप और मैं इनवेरिएबली कहेंगे कि भाई इंडियन आर्मी में आईपीएस की क्या जगह? कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऑपरेशनल आपकी फील्ड ड्यूटी नहीं है। आपने कितने लोगों के साथ ऑपरेशंस किया, कितने लोगों को सपाट किया, कितने बंदरों को आपने एलिमिनेट किया, किस सक्सेसफुल ऑपरेशन में आपको कीर्ति चक्र मिला, शौर्य चक्र मिला? आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके पास आपकी आपकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आपने कितने साल की सर्विस दी है? क्या आपने 35 साल 40 साल की सर्विस किया? क्या आपने कंटिन्यूअसली बार-बार कोर्सेज किए हैं, अपने आप को अपग्रेड किया है? क्या अपने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है? और अगर आपको जवाब नहीं मिले, तो क्या आप किसी भी ऐरे-गैरे नत्थु-खैरे को, मैं कह रहा हूं ऐरे-गैरे नत्थु-खैरे को, आप जाके आर्मी चीफ बना देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल बना देंगे, मेजर जनरल बना देंगे? द आंसर इज नो। एंड दैट इज व्हाई आवर आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। अब आ जाते हैं भारत के दूसरे तंत्र पे। भारत में ब्रिटिशर्स राज करते थे। उनको हमेशा यह डर लगता था कि उनके हाथ से सत्ता ना खींची चले जाए, कोई उनसे सत्ता ले ना ले। तो जो हमारे पुराने पुलिस वाले होते थे, वो एक तरीके से लठियाल होते थे। हम स्लेव्स, हम सारे लोग जो सिविलियंस हैं, इनके ऊपर लाठी भांजनी है और हमसे कुछ निकालना है, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। हर कोने नुक्कड़ में खड़े हो जाओ और पैसे नोचो नोचो, मारो पीटो। ठीक है। और इसके साथ आते थे ये सीआरपीएफ टाइप की, वो उन्होंने अपने अलग अलग नाम से बना रखे थे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स टाइप की उन्होंने पैरेलल एजेंसी बना रखी थी कि कहीं पे राइट हो जाए, कहीं पे कुछ परेशानी आ जाए, ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर कभी आन पड़े, तो ऐसे और फोर्सेस को हम डिप्लॉय कर सकें राइट एक्शन के लिए। ठीक। अब हम इंडिपेंडेंट होते हैं। एक साइड में तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दूसरे साइड में सीएपीएफ, आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो आप ये जितने एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितने नाम सुनते हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर है। अब देखिए यहां पे भारत के ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ और सोचा। इनोवेटिव थिंकिंग करते हैं भारत के ब्यूरोक्रेट्स। और अगर भारत में आप कोई भी दिक्कत देख रहे हैं आज की डेट में, अगर आप भारत में देखते हैं कि कोई वीडियो वायरल होती है कि फरीदाबाद में इतना कचरा क्यों है, गुड़गांव में इतना कचरा क्या है, तो इसके दो कारण हैं। दो बहुत बड़े कारण हैं। एक कि भारत में ब्यूरोक्रेसी है उसी सिस्टम की जिस सिस्टम की नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, ये ब्यूरोक्रेट बहुत एक्सट्रीमली करप्ट है, एक्सट्रीम करप्शन है इस ब्यूरोक्रेसी में। तीसरा कि अपैथी है, पब्लिक अपैथी एंड पॉलिटिकल अपैथी टू डू सम कोर्स करेक्शन। कोई भी सरकार आज तक फ्रॉम इंडिपेंडेंस इंडियन ब्यूरोक्रेसी को डाइल्यूट नहीं कर पाई है और इनकी डाइल्यूशन होना बहुत जरूरी है। डाइल्यूशन मतलब या तो इनका नंबर बढ़ा दिया जाए या इनके पावर कम कर दिया जाए, वरना इनका इनवेरिएबली जो बिहेवियर है वो लीच की तरह है। एक लीच कभी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट लेके किसी और की सीट खाएगा, कभी फेक एससी एसटी सर्टिफिकेट बना के किसी की सीट खाएगा। किसी ना किसी तरीके से इन्हें सिस्टम में पहुंचना है और सिस्टम में पहुंचने के बाद इन्हें लीच की तरह जितने टैक्स पेयर के पैसे हैं उसको सकआउट करना है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक लॉबी जिस भी कंट्री में बन जाती है, वो कंट्री में बर्बादी निश्चित हो जाती है। उनके स्ट्रीट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, करप्शन इनवेरिएबली हर जगह पहुंच जाएगा। चाहे आप टीटी ले लीजिए, चाहे आप लोकल कांस्टेबलरी ले लीजिए, चाहे आप अपनी गाड़ी लेके रोड पे जाइए, हर जगह आपको दिखेगा कि इनवेरिएबली कहीं कहीं पैसे की उगाही हो रही है। गॉट इट? तो ये जो सिस्टम है, एक्सप्लॉइट करने वाला सिस्टम, ये एक प्योर ब्रिटिश सिस्टम है और यही भारत की ब्यूरोक्रेसी है जो आज तक कंटिन्यू हो पा रही है। गॉट इट? अब ये ब्यूरोक्रेसी आके कहती है कि हम एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आपने कितनी भी काउंटर इंसर्जेंसी की हो, आपने कितने भी ऑपरेशन किए हो, आप कब की आपके जो ऑफिसर हैं, आपके जो जवान हैं, वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। उसके ऊपर आईपीएस आएंगे डेप्यूटेशन पे, तो अचानक से उनमें ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। उनमें अचानक से वो सारी स्किल्स, एक्सपर्टीज आ जाएंगी। कुछ दिन पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थे, कुछ दिन पहले वो एग्रीकल्चर में थे, उससे पहले टेक्सटाइल में थे, और अब अचानक वो बीएसएफ को ये सिखाएंगे कि काम कैसे करना है। और जो बीएसएफ के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर्स होंगे, जैसे डीआईजी एनएनडी दुबे सर, ये डीआईजी लेवल पे इनको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस को भी तो जगह चाहिए। अब आपको लगेगा कि आईपीएस गलत है, नहीं, आईपीएस गलत नहीं है। देखिए,
जब एक बच्चा सिविल सर्विसेज क्लियर करता है, ये कहानी आपको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया कि आपको भाई प्रमोशन मिलना चाहिए, आपको क्लैरिटी से प्रमोशन मिलना चाहिए, यू शुड ऑल्सो हेड द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल्स शुड हेड अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन आर्मी में होता है, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, राइट, सम ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसरो में होता है, आपको टॉप पे टेक्नोक्रेट चाहिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी तरीके से आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, आर्म्ड फोर्सेस, ऑक्सिलरी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनमें हमेशा स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड इन द आर्ट, स्किल्ड इन द साइंस, एक्सपोजर हो जिसे, ग्राउंड का एक्सपोजर। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम यह है कि जब आईएएस आप बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, तो आईआरएस इसलिए सैड होता है क्योंकि वो आईएएस नहीं बना, इसलिए इनवेरिएबली आपको कोचिंग्स मूर्ख बनाती हैं। देखिए हमारे से 9 सिलेक्शन हुए, 8 सिलेक्शन हुए, जबकि 10 में से अगर आप 10 रैंक देखेंगे या 15 रैंक देख लीजिए, तो उसमें से 7-8 तो वो होते हैं जो अकेडमी से, आईआरएस से आईपीएस बने हैं, आईपीएस से आईएएस बने हैं। तो कुल मिला के एक साइकिल चलता रहता है, जब तक आईएएस ना बनो तब तक एग्जाम देते रहो, क्योंकि आईएएस कंट्रोल्स द पावर इन इंडिया। नेता आते जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आते जाते रहेंगे, आईएएस सुप्रीम अथॉरिटी लेके बैठेंगे। तो अगले लेवल पे आ जाते हैं आईपीएस। अब आईपीएस को इनवेरिएबली प्रॉब्लम क्या है कि आईएएस यार हमें किसी भी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन देते नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप हमें ऐसे कोई मिनिस्ट्रीज बताइए या ऐसे कोई पोजीशन बताइए जहां पे टॉप आईपीएस ऑफिसर अब्सॉर्ब हो पाए। तो जगह नहीं मिली तो सीएपीएफ को हेड करने के लिए डीजी बीएसएफ, ये आईपीएस की पोजीशंस बना दी गई। इनवेरिएबल भी अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पोजीशंस तो आपको बनानी पड़ेगी अपने टॉप ब्यूरोक्रेसी के लिए। बट अब प्रॉब्लम सोचिए, कल के डेट में आईआरएस के लिए भी बनानी पड़ेगी, इंडियन ट्रेड सर्विसेज के लिए भी बनानी पड़ेगी, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस के लिए भी बनानी पड़ेगी। तो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस को क्या कल के डेट में हम आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर डाल देंगे या बीएसएफ के ऊपर डाल देंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं क्या कह रहा हूं। तो कुल मिला के इंडिया की जो तंत्र की प्रॉब्लम है, वेरी फ्यू ब्यूरोक्रेट्स, they become too powerful, make too much money, and they are not willing to share power. एक्शन किसे लेना पड़ेगा? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स को। पॉलिटिकल लीडर्स ये एक्शन कब ले पाते हैं? जब उनके पास सीट 300, 350, 400 रहे, जब उन्हें पता है कि मैं जो कहूंगा वो होगा। बट ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है? आपकी हर पॉलिसी को फेल कर सकती है। तो कोई भी पॉलिटिशियन ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाता, और इनवेरिएबली जो उनको बताया जाता है आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी के द्वारा, तो वो काम करते रहते हैं। ओके, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि उनको इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी समझ आती है। अब उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ आता है, या उनको बेसिक, उनकी 12th तक की सबकी एनसीईआरटी कंप्लीट है। क्या हम भारत के सारे पॉलिटिशियंस के बारे में कह सकते हैं? नहीं। बट आप 30 से 40% पॉलिटिशियंस के बारे में यह जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई क्रिमिनल केस है। तो आप पॉलिटिशियंस से एक्सपेक्ट करना बंद करिए। बट पॉइंट क्या है? पॉलिटिशियंस तो वही करेंगे ना जो उनके सामने फाइल आएगी। अब फाइल में ही आपको यह बताया जाएगा कि साहब, अब देखिए मैं आपको वो रिपोर्ट देता हूं जो पॉलिटिशियंस को दी जाती है। साहब, भारत में आर्म्ड फोर्सेस बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग है। साहब, अगर पाकिस्तान जैसा कुछ हो जाए तो कौन आपको बचाएगा? Who will save you? Who will save the bureaucracy? Who will save the tantra? Sir, it is the Central Armed Police Forces, CAPF. तो सर एक काम करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम बहुत सारे ऊपर में ब्यूरोक्रेट्स बिठा देते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, ये वो, ताकि कोई भी काम वहां पे स्लो होता जाए, हम उनके ऊपर कंट्रोल रख पाए। गॉट इट? ओके। क्योंकि इनको हमेशा डर लगता है, जनरल वीके सिंह वाले इवेंट्स टाइप, कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऑपोजिट साइड में सर हमें कुछ एलीट फोर्सेस बनानी पड़ेंगी। एलीट फोर्सेस, असम राइफल्स, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और सर इन्हें हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे रखना पड़ेगा। तो सर तलवार ही तलवार को काटता है, अगर कभी आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा मजबूत हो गई तो हमारे पास यह बैकअप के लिए फोर्सेस है। मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ अ ब्यूरोक्रेट थिंग्स, कि इसको काटने के लिए हमें वो चाहिए, उसको काटने के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। बट साहब, अब तो जो भी वर्दी पहन रहा है वो बहुत पॉपुलर है, जो भी ऑपरेशंस कर रहा है, जो भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो सारे लोग बहुत पॉपुलर हैं। तो साहब इनको कंट्रोल करने के लिए हमें इनके ऊपर आईपीएस अफसर बिठाने पड़ेंगे। कल के डेट में अगर भारत के पॉलिटिशियंस ये बात समझ जाएं कि भारत के कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो मैं आर्मी की बात करें या फिर आप सीएपीएफ की बात करें,
दे आर इनवेरिएबली वर्किंग फॉर भारत मां। ठीक, तो ऑपोजिट साइड का जरा सा देखिए पर्सपेक्टिव, कि उनको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वो भी चाहते हैं कि वो इतना शूरवीर वाला काम करें कि दे आर डायरेक्टली एबल टू ब्रीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। फौजी भी चाहते हैं कि दे आर डायरेक्टली एबल टू ब्रीफ पीएम मोदी। बट आप देखिए, यहां पे एक सेक्रेटरी लगा देंगे, एक एडिशनल सेक्रेटरी लगा देंगे, क्यों? क्योंकि इनकॉम्पिटेंस है। अब आ गया मैं पॉइंट पे। जब एक पढ़ा लिखा इंडियन आर्मी का अफसर खड़ा होता है, जिसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पैरेलल आप खड़ा करिए एक ब्यूरोक्रेट को जिसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, इंडियन आर्मी का वो अफसर डे इन डे आउट उसे लताड़ देगा। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में भी कह रहा हूं, बिकॉज दे हैव मैनेज्ड मेन, वेपन्स, एनिमीज, टेररिस्ट, सबको ठोका है, सबकी सप्लाई चेन चेक की है। और इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी करती है वो ये होता है कि रोड बनता है और पपड़ी की तरह निकल जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब वट एवर इज देयर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज वर्किंग। बट इफ इट कम्स टू द लाइट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर को बात समझ आ जाए कि यार देखो, इनके मतलब आईएएस आईपीएस के बिना भी काम हो सकता है, ये बीच में एक कॉगन द व्हील है, ये एक सडन है जो भारत को सड़ा रहे हैं चोरी कर करके, तो काम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, एआई के आ जाएंगे, रोबोटिक्स के आ जाएंगे, बायोटेक के आ जाएंगे, एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे। आप बताइए मुझे, रेल मिनिस्ट्री, ब्रिंगर आईआईटी खड़गपुर गाय, एक खड़गपुर का लड़का ले आइए। यू वांट कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे ले आइए, आप ले आइए भाई, कटिंग एज 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ। आपको एआई में किसी से हेल्प चाहिए, गेट डॉक्टर पार्था प्रतिम चक्रवर्ती, डायरेक्ट एडवाइस लीजिए। ब्यूरोक्रेट्स को कट करना पड़ेगा। ये जनरलिस्ट की इन मोस्ट ऑफ द पोजीशंस दे आर नॉट नीडेड। हां, डीसी लेवल पे उनकी बिल्कुल जरूरत है, एसपी लेवल पे बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली में काम करना है। बट फाइल पुश करने के लिए, फाइल आगे बढ़ाने के लिए, या प्योन और क्लेरिकल वर्क करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईपैड सबको बांट दीजिए, फाइल ऐसे स्वाइप करके सेंड हो जाता है। और हां, डेटा सिक्योरिटी की बात मत करिएगा, इनवेरिएबली सब पूरे दिन चैट करते रहते हैं। ठीक, तो जो वर्क कल्चर है बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म्ड पीपल, वो जो 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 वर्क कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्या कोशिश करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि मे द बेस्ट मैन विन, मे द बेस्ट मैन लीड द टीम। वो प्रॉब्लम है कुल मिला के। सीएपीएफ के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि हम डीआईजी लेवल के ऊपर जा नहीं पाते, ऊपर आईपीएस आ जाते हैं, आईपीएस को कोई ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता, और इससे हम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं नौकरी। और ऐसे बहुत सारे अफसर से तो मैं मिल चुका हूं, who have off camera critically told me कि देख भाई, हम बेसिकली यार नौकर हैं। राजा लोग ऊपर से आते हैं, बड़े बड़े मैंशन में रहते हैं, उनको खूब सारे अर्दली चाहिए होते हैं। कई बार तो हमें यार, जो हम जिन जवानों के साथ ऑपरेशन में जा रहे हैं, वो जवान को बोल रहे हैं भाई ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, ये ठीक करवाओ, यहाँ पे मेरे को अच्छा, यहाँ पे व्यू चाहिए। तो साहब आ गए ना, साहब आए, साहब तो रुतबे में रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है भारत की, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, स्टूडेंट ने कहा कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली को छोड़ चुके हैं देश के लिए, फैमिली को। बट सर यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आईपीएस जो आते हैं ना सर, वो कश्मीर में आते हैं और सर हनीमून मनाने आते हैं, अपनी वाइफ को छोड़ के आते हैं, है ना। यहाँ पे उनकी अलग अलग गर्लफ्रेंड आती हैं, है ना, अलग अलग सिटी से, और वो बढ़िया मैंशन में रहते हैं सर, उनको कोई आइडिया नहीं है सर क्या हो रहा है। और सर जैसे ही आप कोई रिपोर्ट दो, कुछ बात करने की कोशिश करो, तो आपको ये बार बार बताया जाता है कि देख, अपनी औकात के हिसाब से बात कर। आपको इनवेरिएबली वो टोन डाउन कर दिया जाता है कि तू तू मेरे को स्किल दिखाने की कोशिश मत कर, मैं आईपीएस हूं, मैं आईपीएस हूं बे, मैं आईपीएस हूं। मुझे अर्दली चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे रसूख चाहिए, क्योंकि मैं ब्रिटिश पीरियड का आईपीएस हूं। सर्विस वाला जो इंटेंट है ना, वो खत्म हो चुका है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में से। जो चल रहा है आपको सिस्टम चरमराता हुआ, टूटता फूटता, वो इसके कारण दिखता है। जब भी आपको होल दिखे ना कि यार लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्या लोग इतना बेसिक नहीं समझ पा रहे, अगर आपके मन में कभी ये थॉट आता ना कि इतना बेसिक नहीं समझ आ रहा, तो वो इसलिए है क्योंकि
ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी इनवर्ड लुकिंग. हाँ, मैं सुप्रीम पावर हूं, मैं एक सुप्रीम गॉडली दुनिया में रहता हूं. आई एम जस्ट टू टीयर्स बिलो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मजाल है किसी की कुछ कह दे. ये जो गुरूर गुमान है, ये आपको स्टॉप कर देता है बाहर देखने के लिए. आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो और आप बस ये सोचते हो किस पोजीशन से रिटायर करूं मैं. करेक्ट. सो दैट्स द प्रॉब्लम होल्डिंग बैक सीएपीएफ. अब आप सोचिए जरा हाउ डेंजरस इट इज. मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा क्यों बोल रहे हैं. असम राइफल्स हैज अ डुअल कंट्रोल. काउंटर इंसर्जेंसी में ये दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट में साफ सफाई करने के लिए असम राइफल्स, इनको हेड इंडियन आर्मी करती है. सो ऑपरेशनली इट इज अंडर इंडियन आर्मी. गुड जॉब. बट इनकी डुअल कंट्रोल है. ये डुअल कंट्रोल भी हट जाए और ये डायरेक्टली एमओडी के अंडर चले जाए तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी. दूसरी जगह आ जाइए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. अब देखिए व्हाई इट इज डेंजरस, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. एनएसजी हैज टू रोल्स. एक वीआईपी सिक्योरिटी, दूसरा ये एंटी हाईजैक ऑपरेशंस, स्पेशलाइज्ड मिशंस. बट कहीं ना कहीं इसका एक थर्ड रोल भी है, हिडन रोल. समथिंग हैपेंस, कोई कुछ कुछ लोग सत्ता परिवर्तन के लिए करने के लिए आते हैं तो एनर्जी इज देयर. राइट. अब ये चीजें समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. अब एक बात बताइए, एनएसजी एनएसजी में जवान काम कर करके प्रमोट हो रहे हैं, अफसर काम कर करके प्रमोट हो रहे हैं, ऊपर में आके आईपीएस बिठा दिया तो वन ऑफ द मोस्ट लीथल फोर्सेस, बिल्कुल कटिंग एज है ना. आप ब्लेड है, ब्लेड की धार है, और ब्लेड की धार को क्या होगा, जंग लग जाएगा. इंस्टेड आप एक लेफ्टिनेंट जनरल को यहां डाल दीजिए हु हैज एक्सपीरियंस, वो इसको एक खुखरी बना देगा. डू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं आपको. बहुत सीरियस कह रहा हूं आपको. वाई डू यू थिंक द गवर्नर ऑफ मिजोरम इफ इज वीके सिंह सर, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब को गवर्नर क्यों बनाया गया, क्या लगता है आपको. क्योंकि एज लीडर्स द आईएएस एंड आईपीएस ऑफ इंडिया आर फेलिंग इंडिया. दे आर ब्लंटली फेलिंग इंडिया. ये एक धब्बा होता है ना स्लो चलने का, ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म करने का, फाइल बनाने का, पैसे खाने का, ये धब्बा बन चुका है भारत में. आप एक शुरू करिए प्योन से लेकर आईएएस आईपीएस तक, नीचे में आपको करोड़ मिल जाएगा, ऊपर आप सोचिए हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं. सीआरपीएफ को आप सोचिए आप कश्मीर में डाल रहे हैं, आप दंतेवाड़ा में डाल रहे हैं, और हेड आईपीएस साहब कर रहे हैं. आईपीएस साहब को सब आ गया. कोबरा कमांडोज को हेड कौन कर रहे हैं, आईपीएस साहब, जिनको 6 घंटे. मैं आपको कह रहा हूं, मैं आईपीएस होता ना तो मैं उस लायक नहीं हूं ऐसे लोगों को लीड करने के लिए. मैं आपको क्या कह रहा हूं, 2 मार्क्स से मेरे सिविल सर्विसेज नहीं हुआ, आई गो एंड बिकम आईपीएस ऑफिसर. उसके बाद क्या आपको लगता है कि मैं कोबरा कमांडोज को किसी भी तरीके से लेक्चर दे सकता हूं. यू थिंक सो कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो भी मैं उनको लेक्चर दे सकता हूं. डू यू थिंक सो. जिसने ऑपरेशन किया है, जिसने जाके काम कर लिया है भाई, उसको मैं क्या सिखाऊं. वो मुझे बताएगा ये चीजें ठीक करेंगे तो ऐसा, ओके डन, ठीक है ये हो जाएगा. आई हैव टू टेक फीडबैक. क्या बात कर रहे हो. अगर आपकी मतलब आप इतने मतलब अनलकी हो यार कि इतने एक्सपीरियंस जवानों के बीच में से, इतने एक्सपीरियंस ऑफिसर्स के बीच में से आपको कोई लीडर नहीं मिल रहा, और आपको आके आईपीएस बन के लीड करना पड़ रहा है, और आपको उनसे नोट्स लेना पड़ेगा. सीधी बात है, उन्होंने काम किया, उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए, तो आप कैसी लीडरशिप भी चलाएंगे. ठीक है. और अगर मेरी लीडरशिप खराब हुई तो जो मोरल नहीं, क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स, जवान्स, एनसीओस, जेसीओ, सब कुछ डिग्रेड होगा. फाइट तो देश के लिए कर रहे हैं ना यार, हर जगह कर रहे हैं, हर जगह पत्थर खा रहे हैं, गोली पड़ रही है. ठीक है. व्हाट अबाउट बीएसएफ. देखिए, अगर आपने आईपीएस लॉबी को बीएसएफ में डाला, सीआरपीएफ में डाला, कुछ नहीं होगा, जवान तक करप्शन आ जाएगा. और अगर आपने इसमें प्रोफेशनल्स डाले, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ना, आप एनएसजी ले लीजिए, एनएसजी के ऊपर एक मोटे भौंतरे से हाथी, ठीक है, जिसको कि कोई एक्सपीरियंस ना हो लाइफ में, है ना, ओह बिहार आईपीएस काडर, फिर यूपी, हाँ एसटीएफ वेस्टीएफ, जो आप लिख दो, सारी लिस्ट बना दो, और उसके बाद लाके डीजी बीएसएफ, डीजी एनएसजी बना दो. ऑन दी ऑपोजिट साइड एक
किसी चिनार कोर के लेफ्टिनेंट जनरल को उठा के आप एनएसजी के चीफ बना दो, डीजी बना दो। एक आपके ब्लेड को प्लास्टिक का बना देगा और अगला खुखरी बना देगा। इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट हु आई लुक अप टू। मैं किसको देख रहा हूं? मेरे ऊपर लीडर ही मूर्ख है तो मैं कैसे देखूं? मैं देख ही नहीं पाऊंगा। गॉट इट? ये बीएसएफ की हालत, आईटीबीपी, चाइना बॉर्डर, थिंक अबाउट इट। पैरेलल काम कर रहे हैं ना ये। बीएसएफ बांग्लादेश में है, बीएसएफ बॉर्डर पे है, किसके साथ काम कर रही है? इंडियन आर्मी के साथ। आईटीबीपी किसके साथ काम कर रही है? इंडियन आर्मी के साथ। एसएसबी, आई वुड से अ सॉफ्टर रोल, पोरस बॉर्डर्स ऑफ नेपाल, वेरी सॉफ्टर रोल। सीआईएसएफ मोस्टली इंडस्ट्रियल एसेट्स, ठीक है। सो दीज टू फोर्सेस आई वुड से स्टिल सम सॉफ्ट रोल आर देयर। सॉफ्ट रोल ना मतलब इट्स नॉट इजी, नो नो। सॉफ्टर रोल मतलब भाई ये तो सीआईसीटी कर रहे हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी तो आपने बैकअप के लिए रखा है कि जस्ट इन केस आपके पास कभी कू हो जाए, कोई सत्ता छीनने आ जाए, मिलिट्री ऑफिसर वीके सिंह टाइप के, है ना, जो एलिगेशंस लगे हुए थे, ऐसा होने वाला था, वैसे टैंक आ गए थे, ऑल दैट। तो इन ऑल सच केसेस ये फीडबैक आपको मैं देंगे, सर देखिए साहब आप सुनिए, हमें अपनी तंत्र को बचा के रखना है, और तंत्र को बचा के रखने के लिए चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे एनएसजी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सबके ऊपर सर हम अब से आईएएस और आईपीएस बिठाएंगे। तो होगा क्या? बड़े बड़े भूंडे आ जाएंगे, वो इन फोर्सेस को खत्म करके मानेंगे। अगर ये बात पॉलिटिशियंस को समझ आ गई तो ऐसा कोई बिल ही नहीं आएगा। और अगर ये बात, ये आईपीएस लॉबी समझाने में, ब्लैकमेल भी है ना इसमें। ब्लैकमेल क्या है? देखो साहब, आप हमें अगर अंडर कट करोगे ना, आपका काम नहीं होगा, सिटीज में आपकी योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, इलेक्शन हार जाओगे साहब। और अगर ये सारे मिल गए तो, आर्म्ड फोर्सेस वाले सब एक साथ मिल गए तो साहब आपकी तो सत्ता चली जाएगी। देखो इतना ही तो काउंसलिंग करके डराओ आदमी को, कंफ्यूज करो, और फिर अच्छा इसका बताओ एडवाइस क्या? एडवाइस एक ही है, एडवाइस है कि सीआरपीएफ, एनएसजी, एसएसबी, इन सब के जो डीजीज है ना, ये हम आईपीएस बनेंगे, खत्म। मूर्ख बना दिया आपने। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई होप आप इन चीजों को समझें, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि अगर भारत में रॉट है कहीं, जो सड़न है, जो बदबू है, तो वो भारत की ब्यूरोक्रेसी में है। और वो भारत की ब्यूरोक्रेसी इन कोचिंग संस्थाओं से आती है, जो सड़ी हुई निहायती बदतमीज किस्म की एजुकेशन प्रमोट कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। पहले दिन से आपको टीचर्स जोक करके ये सिखाते हैं कि आईएएस बनोगे तो इतना कमाओगे, आईपीएस बनोगे तो इतना दहेज मिलेगा। और इस टेंडेंसी से जो पढ़े लिखे आईआईटी आईएम के बच्चे हैं, वो जाके पहले साल में करप्ट बन जा रहे हैं। करप्शन के रेड में हजारों हजार करोड़ रुपए उनसे पकड़े जा रहे हैं। एक छोटे से क्लर्क के पास अगर 5 करोड़, 10 करोड़, 2 किलो सोना मिल रहा है, तो इसका मतलब उसको यह पता है कि उसके ऊपर का जो ऑफिसर है वह महा करप्ट है, इसलिए वो आराम से चोरी कर सकता है। अगर उसे यह पता हो कि उसका ऊपर का ऑफिसर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो क्लर्क, प्योन, लेखपाल, नोबडी कैन टेक 1 रुपी। भारत के तंत्र को ठीक करने के लिए भारत की ब्यूरोक्रेसी को डाइल्यूट करना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। बिल विल लाने से, इसके ऊपर इसको बिठाने से, उसके ऊपर इसको बिठाने से यह नहीं होगा। इंडिया नीड्स hardcore reforms and we have only 20 years, सिर्फ 20 साल है हमारे पास इस कंट्री को आगे ले जाने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।